हेलो बच्चों, मैं सुनीता श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल विद्या निकेतन में। बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 विज्ञान की पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाठ। पहली बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त की हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देखकर उलझन में फंस गए। जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया था। अब भी आपको मैं नीचे दिखाऊंगी ये चित्र। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती होते हैं और कुछ संश्लिष्ट क्या कृत्रिम। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। उन्होंने ना दुकानदार ने बहुत इस तरह के जो कपड़े दिखा दिए ना, तो बच्चे जो थे बूझो और पहली, ये दोनों ही बिल्कुल वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा कपड़ा लेना है। और वे लोग अत्यधिक उत्तेजित भी थे कि इतने तरह के कपड़े होते हैं। और बहुत से तरह के कपड़े जो दुकानदार ने दिखाए थे, वे सारे ही कपड़े एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न थे। तो बच्चे निश्चय ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन से तरह के कपड़े उन्होंने खरीदने हैं। बाद में उन्होंने एक ऊनी मफलर खरीदा और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट यानी बिस्तर पर बिछाने वाली चादर, कंबल, पर्दे, मेज पोस्ट, तौलिया और झाड़न जिसे हम अपने घर के डस्टिंग करते हैं, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने वस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? आप भी अपने आसपास अपने घर में बहुत से तरह के कपड़े देखे होंगे। यहाँ तक कि आपका जो तौलिया है, आपका जो चादर है, आपका बैग है, घर में जो कट्टा बोरी रखा हुआ है, वो सभी जो वस्त्र हैं, इन सभी के तंतु बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। चलिए इनकी जो विविधता है उसके बारे में हम जानते हैं। अपने 3.1 में वस्त्रों में विविधता में अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। ठीक है, आप किसी दर्जी की दुकान में जाइए, उसके पास बहुत से तरह के कपड़ों के कतरन होते हैं। उनमें से आप एकत्र करके घर लाइए या आप उनको छूकर स्पर्श करके देखिए। कपड़े के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उनके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लिष्ट का लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। आप सभी कपड़े लाइए और उन पे लेबल लगाइए कि ये कौन सा कपड़ा, दर्जी ने कौन से कपड़े को क्या बताया था ना, उस तरह से उस पे लेबल लगाइए। और अब आप क्या करेंगे? क्या आप ये जानते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो यह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। जब आप किसी कपड़े को देखेंगे ना, तो आपको वो क्या लगेगा? एक टुकड़ा है कपड़े का। ठीक है, लेकिन अब आप उसे ध्यान से देखिए और आइए हम देखते हैं क्रियाकलाप 2 में हमें क्या करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके रेशे कैसे हैं, इनकी तंतु कैसे हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके जैसे मान लीजिए आपने सूती कपड़े का जो लेबल लगाया था ना, सूती, तो उसको लीजिए। ठीक है, और उसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसे बाहर खींच लीजिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तागों को हम एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनाए। जब आप एक तागा उसमें से निकालेंगे ना, तो आपको दिखाई देने लगेगा कि बहुत से तागे जब व्यवस्थित होते हैं तब एक कपड़ा बनता है। ये तागे किससे बनते हैं? आखिर ये तागे आते कहाँ से हैं और बनते कैसे हैं? तो हम चलिए देखेंगे तंतु क्या होता है। तंतु यानी रेशा यानी धागा, ये क्या होता है? क्रियाकलाप 3 में हम देखते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़ों को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े से
इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए, ठीक है, और तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, जिस तरफ से ये लंबा हो रहा है ना उसके अनुदिश उसी की तरफ, चित्र जैसे कि 3.4 में दिखाया गया है, अपने नाखून से खरोंचिए, ठीक है। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में भी खंडित हो जाता है? आपने देखा होगा कि तागा ये कई सारे हिस्से में बंट जाता है, जैसा कि देखिए नीचे के 3.4 में जब आप नाखून से कुरेद रहे होते हैं और जब ये कई खंडों में विखंडित हो जाता है, कई भागों में ये बंट जाता है, तब धागा आपको इस तरह दिखाई देता है। सुई में तागे को पिरोने जो धागा होता है, कभी कभी आपने सुई में धागने का प्रयास किया होगा, तब आपने क्या देखा होगा, ऐसा भी परीक्षण किया होगा कि कई बार तागे का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों के साथ पृथक हो जाता है। आपने देखा होगा जब सुई में आप धागा डालते हो कि कई हिस्सों में वो बट जाता है और तब वो उसे सुई में पिरोने में बड़ी ही मुश्किल होती है। तब आप क्या करते हो, उसको कैंची से काट कर एक साथ करते हो और तब ये धागा जो है वो सुई में आप डाल पाते हो। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं तंतु। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं। जो वस्त्र होता है वो कई सारे धागों से मिलकर बनता है, तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। पहले तो देखिए, वस्त्र बहुत से तागों से मिलकर बनता है और ये तागे बहुत से तंतुओं, यानी कि तागे का भी बारीक रूप क्या कहलाता है, तंतु, इन तंतुओं से मिलकर बना होता है। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्तुओं जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ से अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से लिया जाता है। आपने देखा ही होगा कि जो कपास का जो पौधा होता है, सूती का जो होता है, कपास के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऊन किसे भेड़ से मिल जाता है अथवा बकरी या खरगोश से मिल जाता है। और रेशम किसे मिलता है? रेशम मिलता है हमें रेशम के कीड़ों से। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों का जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं। इनमें क्या होता है? संश्लिष्ट तंतु ये क्या है? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। पहले बहुत साल पहले जब ये संश्लिष्ट तंतु नहीं होते थे, तब सिर्फ प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था, यानी कि सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र का ही बन पाते थे। अब 100 वर्षों से ही ऐसे संश्लिष्ट पादप स्रोत, ऐसे संश्लिष्ट रासायनिक पदार्थों के तंतु अब उपलब्ध हैं, जिनसे ये संश्लिष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक कपड़े भी या सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। उनसे बने हुए कपड़े मिलते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है। ये सब सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु। चलिए हम देखते हैं 3.3 में कुछ पादप तंतु। जैसे हम आज सबसे पहले पादप तंतु में पढ़ेंगे रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। रुई आपने देखा ही होगा अपने घर में, अपने आसपास, आपके गद्दे में, रजाई में, अथवा आपने जो जोत बत्ती के लिए जो रुई रखा होता है, आपने वो देखा होगा। तो आप रुई से अपरिचित नहीं होंगे, आप रुई जानते ही होंगे। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। कपास तंतुओं से बना होता है। कपास जो होता है वो बहुत से तंतुओं से मिलकर बना होता है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। कपास की खेती कहाँ होती है? जहाँ की मिट्टी काली होती है और जहाँ का मौसम गर्म होता है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश की कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू की तरह का होता है, जो पूरी तरह से पक जाने के बाद बीज टूटकर खुल जाते हैं और तब कपास तंतुओं से ढके बिनौले को देखा जा सकता है। ये जो कपास का
जो फल होता है ना, ये कपास के पौधे में लगता है और ये बिल्कुल नींबू की तरह का होता है। और ये जो कपास है इनमें बहुत से बिनौले होते हैं। बिनौले क्या होते हैं? कपास के बीज। बहुत सारे बीज होते हैं इनमें। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जहाँ कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? आपने ऐसा कोई खेत देखा है क्या जहाँ की कपास की खेती होती है? जब ये बच्चों, जब ये कपास का फल फट जाता है और जब पूर्णतः परिपक्व हो जाता है और उसमें सुरुई निकल आते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फ़ फैला दिया हो खेतों में, जैसे कोई बर्फ़ फैला दिया हो, पूरा खेत सफ़ेद दिखाई देने लगता है। ऐसा देखो जैसे कि चित्र 3.6 में कपास पादप के खेत को दिखाया गया है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है ये। साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन क्या होता है? हाथों से तोड़कर इनको इकट्ठा किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं। अब क्या किया जाता है? जब कपास के जो ये फल तोड़ के लाए जाते हैं तो इनमें से बीजों को छांटकर अलग किया जाता है। और पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी पहले। आजकल कपास को ओटने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, जैसा कि इस चित्र 3.7 में कपास ओटना दिखाया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे जूट। के बारे में। पटसन जंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और उससे पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। और ऐसा कैसे किया जाता है, आइए हम देखेंगे। ये पादप जो ये जूट के जो पटसन, जूट जिन्हें हम पटसन कहते हैं, इनको प्राप्त किया जाता है। इनको ना पुष्पन अवस्था में ही काट लिया जाता है और इन्हें बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक इनको पानी में डुबो कर रखा जाता है। ऐसा करने पर क्या होता है? जो ये तने हैं ये गल जाते हैं और पटसन के तंतु हाथों से अलग कर लिए जाते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि सूती तागों की कताई कैसे की जाती है, यानी कि सूती से धागे कैसे बनाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्रियाकलाप 3.4 में सूती धागे की कताई। ये सूती धागे की कताई जो है ये आप खुद भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्रियाकलाप 4 में कैसे बनाएंगे हम सूत से धागे कैसे बनते हैं, ये रुई से धागे कैसे बनते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेसों को लगातार ऐंठते भी रहिए। ऐंठते हुए इसको बाहर निकालिए। अगर सीधे निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए इनको ऐंठते रहना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपको 3.9 में दिखाया गया है। जैसा कि आपको 3.9 में दिखाया गया है, देखिए ऐसे चुटकी से रुई को भरिए और दूसरे हाथों से उसको ऐंठते हुए एक धागे की तरह खींचते जाइए। तो क्या होगा कि आपको रेसा बनता हुआ दिखाई देने लगेगा, रेसा निकलता चला जाएगा। रेसों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेसों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेसे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। क्या करते हैं? जब ऐंठने से क्या होता है, ये रेसे एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और ये मजबूत होने लगते हैं और तागा बनता जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, जैसा कि चित्र 3.10 में दिखाया गया है। 3.10 में दिखाया गया है, ये देखिए। चलिए वो दिखता है, मैं दिखाऊंगी आपको अभी। कताई के लिए सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, जैसा कि चित्र 3.10 में
दिखाया गया है। हाथ से प्रचलित कताई के उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये महात्मा गांधी जो थे ना, हमारे राष्ट्रपिता, इन्होंने क्या किया था कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। इन्होंने क्या किया था, लोगों को हाथों से कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन से जो आते थे ना कपड़े जो आयात किए जाते थे, उन कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था। और खादी के प्रचलन को, खादी यानी कि हमारे देश में स्वदेशी कपड़ों के प्रचलन को उन्होंने बढ़ावा दिया था। ठीक है। और इसीलिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग, कताई यानी धागा बना लेने के बाद वस्त्र बनाने का काम किया जाता है। जैसा कि चलिए हम देखते हैं 3.5 तागे से वस्त्र। तागे से अब वस्त्र हम कैसे बना सकते हैं, आइए हम देखते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें 2 प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। अब बुनाई कैसे होती है? क्रियाकलाप 2 में आपने ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। इसमें 2 सेट होते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई के वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट में चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटाओं से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। देखिए आप इस तरह से 2 रंग के शीट लीजिए, जैसे ए में दिखाया गया है और बी में 2 रंग के शीटों को लिया आपने। ठीक है। अब उनको देखिए आप कैसे बनाएंगे इनको। ये देखिए बी में, ए और बी में 2 पट्टियाँ काटी गई। ठीक है। और अब आप सी में देखिए, इनको इस तरह से आप एक के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करके इस तरह से सब दोनों ही पट्टियों को आपस में एक दूसरे के साथ बुनाई जैसा बुनते जाएंगे और फाइनली देखिए क्या तैयार होता है। इस तरह का बुना हुआ, इस तरह की बुनाई की हुई जो पट्टी है वो हमें मिल जाती है। पट्टी एक दर्शाती है कि किस तरह से कपड़ों की बुनाई होती है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे एक धागा ऊपर की तरफ, कहने का मतलब है कि एक धागा नीचे की तरफ रहता है, एक धागा ऊपर की तरफ रहता है। इनको ऊपर वाले नीचे को, नीचे वाले ऊपर को करके इन्हें सेट किया जाता है और इस तरह से दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र का निर्माण होता है, जिन्हें हम कहते हैं बुनाई। इसी ढंग से तागों के 2 सेट को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत ही पतले होते हैं। इन वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, जैसा कि चित्र 3.13 में दिखाया गया है। देखिए 3.13 इसको कहते हैं हाथ करघा या हस्तकरघा। इसमें भी 2 सेट होती हैं धागों की, ऊपर और नीचे। और इसी तरह जैसा कि चित्र में दिखाया गया था, बिल्कुल उसी तरह करके इस तरह से वस्त्रों का निर्माण होता है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। ये हाथ से भी बनाए जाने वाले होते हैं, हाथ से भी बुने जाते हैं ये, या फिर ये विद्युत प्रचलित यानी इलेक्ट्रिक से भी चलने वाले होते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई।
क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। आपने बुनते हुए अपनी मम्मी को बुनते हुए देखा होगा, अपनी दादी चाची को बुनते हुए देखा होगा अपनी स्वेटर। तो जैसा कि चित्र 3.14 में दिखाया है, देखिए एक ही धागे से बुना जाता है ये। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। आपने स्वेटर भी उधेड़ते हुए मम्मी को देखा होगा। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग बनाने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। ये जो दोनों प्रकार की बुनाइयाँ हैं, जिसमें कि 2 धागे होते हैं और जिनमें एक धागे जिनसे कि स्वेटर, जुराबें, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। दोनों ही प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण के रूप में निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। ये दोनों ही तरीके से वस्त्र बुने जाते हैं और पहनने के कपड़े इसी तरह से बनते हैं। अब पहली यहाँ ये जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? देखा है आपने कभी? देखा होगा। इससे बनाया जाता है, डोरमैट बनाया जाता है, जिसको हम दरवाजे पे रखते हैं ना, पैर पोंछने के काम आता है ना। और गलीचा भी बनाया जाता है इसे, वो पतली वाली जो रस्सी वाली बनाई जाती है ना, जिनको हम अपने दरवाजे पर बाहर बिछाते हैं। आज मेरे को लगा कोई और भी है। तो आइए हम देखते हैं अपना 3.6 वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, आपने पढ़ा होगा ना कि आदि मानव वृक्षों की छाल पहना करते थे, है ना, पढ़ा है ना आपने। तो ये वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों और जंतुओं की चमड़े या चर्म और समूर से अपने शरीर को ढका करते थे। आपने पढ़ा होगा ये, है ना, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है ये कि पहले लोग क्या वृक्षों की छाल से अपने तन को ढकते थे, या पत्तों से, या जानवरों के जो चमड़े हैं उनसे ये अपने शरीर को ढका करते थे। कृषि समुदाय में वसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ या टोकरियाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। बच्चों, पहले जो ना वस्त्रों के लिए बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल समय था, लोग बहुत ही मुश्किल से वस्त्र बना पाते थे। ऐसे भी देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि भारतवर्ष रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो कि गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी सिर्फ। और फ्लैक्स भी एक पादप था जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते थे। तो ये कहाँ था? ये मिस्र में नील नदी के तट पर इसकी खेती होती थी और वहाँ के लोग फ्लैक्स से बने कपड़े पहनते थे। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते, वो बिल्कुल ओढ़ लेते थे, जैसे हम शॉल वगैरह जैसे ओढ़ लेते हैं ना आजकल। पहले लोग इसी तरह अपने तन को ढकते थे, क्योंकि उन्हें सिलना नहीं आता था। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज की साड़ियाँ, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का
बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने देखा है साड़ियों में कोई सिलावट नहीं होती, धोतियों में कुछ नहीं होता, लुंगियों में भी कुछ नहीं होता, पगड़ियों में नहीं, फिर भी लोग इसे बांधते हैं ना, कितने अच्छे से बांधते हैं। जैसे साड़ियों में कोई सिलाई नहीं होती, फिर भी महिलाएं कितनी अच्छी तरह से बांधती हैं। धोती जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहनते हैं, जो हमारे साधु सन्यासी पंडित जी लोग पहनते हैं, कितनी अच्छी तरह से पहन लेते हैं। इसी तरह पगड़ी में भी कोई सिलाई नहीं होती, पर वो जब पगड़ी बांधे जाते हैं तो कितना सुंदर दिखता है। तो बिना सिले वस्त्रों से भी लोग अपने उसको पहनने लायक बनाते और अपने उपयोग में लाते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। आप देखिए, कई पाश्चात्य देशों में जो कपड़े होते हैं वो हमारे भारतवर्ष में जो पहने जाने वाले कपड़े हैं उनसे बिल्कुल ही अलग हैं। और हमारे भारत में क्यों, विदेशों में क्यों जाते हैं, आप भारत में ही सिर्फ देख लीजिए कि हर प्रांत में जो कपड़े पहने जाते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। अब चलिए हम एक बार देखते हैं कि हमारा ये तंतु, ये रेशा कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, इनकी क्या संरचना होती है, कहाँ से शुरू होता है। ये जैसे कपास से बनने वाले जो होते हैं, जो सबसे पहले हम कपास गोलक लेते हैं, उसमें से कपास और बीज उनके अलग करते हैं, उनसे बनाया जाता है रेशा। रेशा की कताई की जाती है और तब बनते हैं तागे। उन तागों से बुनाई की जाती है, बंधाई की जाती है, बुनाई और बंधाई ऊपर नीचे की जाती है और तब जाकर बनता है वस्त्र। तो बच्चों, आज हमने अपना ये पाठ पूरा किया। इनमें प्रमुख शब्द क्या क्या आए हमारे, रुई है, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तागा, ये सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा पाठ पढ़ाया हुआ समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप हमारे चैनल पे लगातार अपने सभी पाठ देख सकते हैं। मैं आपके लिए सभी पाठ बनाकर अपलोड करूँगी और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी दूँगी। चलिए हम एक बार इसके सारांश को भी देख लेते हैं कि इस पाठ में जो जो हमने पढ़ा उनमें से है। सबसे पहले नंबर 1, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे कि सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर, सभी धागे बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। वस्त्र किससे बनते हैं, तागे। और तागों का भी पतला बहुत बारीक रूप क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। तीसरी बात है कि तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। प्राकृतिक भी होते हैं और संश्लिष्ट भी होते हैं। रेशम, ऊन और जूट तथा कुछ प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। तो चलिए अब हम इसके अभ्यास और इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।